हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम सीडीपी का यानी सीटेट का सीडीपी में तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, और पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण क्लास में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी उसे किस वर्ग में रखने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी उसमें अक्षमता स्थापित करने से पहले उसे उसकी यानी शिक्षार्थी की छात्र की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। बी ऑप्शन है कि पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। सी ऑप्शन है कि वातावरणीय कारकों का अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना। यानी जो वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग अलग कर देना। डी ऑप्शन है कि माता पिता को इनमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो पहले का ऑप्शन बताइए। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या है? ए। यानी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त, यानी ये आपकी खाली स्पेस है, के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला ऑप्शन है जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, इसके द्वारा अक्षमता क्या है? अक्षमता अधिगम उत्पन्न हो सकता है। मंदबुद्धिता। सी ऑप्शन है शैशवा काल के समय दिमागी बुखार। डी ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण शैली। तो सभी के कारण अधिगम उत्पन्नता हो सकती है के अतिरिक्त, यानी शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त इन सभी के द्वारा क्या हो सकता है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और तीसरा प्रश्न है इसका कि एक समावेशी विद्यालय में खाली स्पेस है के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। यानी एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ये ऑप्शन है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। सी ऑप्शन है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। और डी ऑप्शन है आपका कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर जो मनन करता है, तो जो मनन करता है ना, वो होता है क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, यानी जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होती है वो कौन होती है। पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतक। बी ऑप्शन है बहिर्मुखी। सी ऑप्शन है बहुत परिश्रमी। और डी है अभिसारी चिंतक। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं तो वो अपसारी चिंतक होते हैं। कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका कि छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। यानी जो में आते हैं आपका स्पेस है। ये उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता, तो इस घेरे के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3R के बाद आती है। 3R के बाद आती है, यानी तीसरा यानी बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जैसे जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। ये ऑप्शन है केवल उनके कक्षा कार्यों यानी क्लास कार्यों से संबंधित प्रत्यास्मरण। बी ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण। सी ऑप्शन है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। डी ऑप्शन है
कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो जो यानी शामिल होते हैं ना, जो शामिल होते हैं, तो आपका सी हो जाएगा। जब शामिल होते हैं वास्तविक जीवन में उपयोगी, वास्तविक जीवन में उपयोगी, तभी वह सीखते हैं। क्या करते हैं? तभी वह सीखते हैं, यानी बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका 7वां प्रश्न है, क्या सीबीएसई, यानी जो सीबीएसई है, क्या है? सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्ट करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? ए ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी ऑप्शन है, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ऐसे भी क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। सी ऑप्शन है कि गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करने के लिए। सी ऑप्शन है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। जल्दी से बताइए। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 8वां प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए ऑप्शन है जेबी वाटसन, बी ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, सी ऑप्शन है जीन पियाजे, डी ऑप्शन है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक के द्वारा। तो फिल्मों में जो दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को बच्चे सीख सकते हैं देखकर, तो वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सीख सकते हैं, यानी अल्बर्ट बंडूरा ने यह एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 9वां प्रश्न होगा। कौन सा होगा? 9वां। कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है? ए ऑप्शन है गौण अनुकरण, बी ऑप्शन है सामाजिक अनुकरण, सी ऑप्शन है सामान्यीकरण, और डी ऑप्शन है प्राथमिक अनुकरण। तो ऐसे फैशन शो को देखकर अगर मॉडल्स का कोई अनुसरण करता है, तो उसे सामाजिक अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, और 10वां प्रश्न है यह, कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर क्लासरूम में ऐसे विद्यार्थी हैं जो पाठ के दौरान, पढ़ाई के दौरान लगातार गलतियां कर रही हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन है, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आना चाहिए। नहीं, ये गलत है। हमें कभी भी अपने चैप्टर को या लेसन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बी ऑप्शन है कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। देखो यहाँ पर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान तो करनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में प्राचार्य से बात नहीं करनी चाहिए, खाली परामर्श ढूंढना चाहिए। परामर्श परामर्श ढूंढना चाहिए, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को बाहर, यानी क्लास कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी ठेस लगती है। डी ऑप्शन है, अन्वेषण कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण कार्य और समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में ही परिवर्तन कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, और 11वां प्रश्न है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। क्या करती है? परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर करती है। पहला ऑप्शन है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, बी ऑप्शन है समर्थन प्राप्त करना, सी ऑप्शन है विशिष्टताओं पर बल देना, डी ऑप्शन है प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो जो 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारणों में होने वाली चिंताओं को दूर करती हैं, जैसे समर्थन प्राप्त करना,
है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और 12वां प्रश्न है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रम व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, बी ऑप्शन है पठन कौशल, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों, डी ऑप्शन है कि उपलब्ध लक्ष्यों। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, वो आपकी संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसके लिए है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए। इसमें दो पक्ष आती हैं संज्ञानात्मक में, एक आता है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, और दूसरा आता है आपका भावात्मक। ये दो पक्ष आते हैं। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक जो व्यवस्था है, एक तो संज्ञानात्मक है, एक भावात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है ये कि अ ब स तीन शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह क्लास में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक स्कोर उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, यानी प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स को प्राप्त करना है। अब ऐसा तीनों के उद्देश्य क्रमशः हैं। पहला ऑप्शन है निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा निपुणता, निष्पादन उपेक्षा निपुणता और निष्पादन। सी ऑप्शन है निपुणता निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। डी ऑप्शन है निपुणता निष्पादन निष्पादन और उपेक्षा। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी आंसर इसका सही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है पहले तो मैं निपुणता प्राप्त करूं अवर्षा के लिए। बी कह रहा है कि मैं निष्पादन, और तीसरा कह रहा है कि मैं निष्पादन और उपेक्षा दोनों ही प्राप्त करूं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें जो संभवतः उन्हें थी, ए ऑप्शन है आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, बी ऑप्शन है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा थी, सी ऑप्शन है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति थी, डी ऑप्शन है नवीन अनुभव की प्राप्ति थी। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 15वां प्रश्न है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। ए ऑप्शन है निरंतर पुनर्वलन, बी ऑप्शन है दंड, सी ऑप्शन है मौखिक भर्त्सना, सी ऑप्शन है मौखिक भर्त्सना और डी ऑप्शन है आंशिक पुनर्वलन। तो प्रतिक्रिया का विलोपन होना जो निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है? कठिन होता है। तो यह आंशिक पुनर्वलन के बाद कठिन होता है। किसके बाद होता है? आंशिक पुनर्वलन के बाद कठिन होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके, बी ऑप्शन है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, सी ऑप्शन है कि अनपेक्षित परीक्षा देकर, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। तो निपुणता अभिविन्यास को जो प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो वो आपके शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता और शारीरिक विकास वातावरण। तो इनका जो मिलान है वो उचित है। तो ये मिलान किसका उचित है? तो जो सामाजिक विकास होता है, जो सामाजिक विकास होता है तो वो वातावरण, ये मिलान सही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा क्लास में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। सी ऑप्शन है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। सी ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। 18 का जो आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए।
तो वो सी आंसर हो जाएगा कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ये ऑप्शन है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्ध लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्ध 0.75 के समान उच्च है। सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। डी ऑप्शन है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी क्लास के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो 19 का आंसर बताइए। 19 का आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पिछली कुछ शताब्दियों में जो बुद्ध लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और ये ऑप्शन है वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास। बी ऑप्शन है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। सी ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो 20 का जो आंसर है वो आपका ए है, वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास करना समाजीकरण में सम्मिलित है। 21वां प्रश्न है एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। तो वो किसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनके बच्चे? अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटवारी या समाजीकरण यानी समायोजन। तो वो पलटवारी में किसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं? तो वो पलटवारी में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22वां है कर्नेल से कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बालों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये संभवतः कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है कि पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत या फिर परंपरागत। तो कर्नल सिंह है तो जो है आपका ए ऑप्शन सही है कि पश्च परंपरागत है। क्या है? पश्च परंपरागत है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और 23वां प्रश्न है कि जो बुद्ध सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाओं यानी प्रतिक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्ध द्वारा लाया जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्ध को शामिल करता है वह है। ए ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। बी ऑप्शन है बुद्ध का सारवेंट सिद्धांत। सी ऑप्शन है थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। डी ऑप्शन है स्पीयरमैन का जी कारक। 23 का आंसर बताइए। तो 23 का आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्ध सिद्धांत की आलोचना है? ये ऑप्शन है बहुबुद्ध सिद्धांत यानी शिक्षार्थियों को अपने रुझानों को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी ऑप्शन है यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। डी ऑप्शन है बहुबुद्ध केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो 24 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि बहुबुद्ध केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ये ऑप्शन है भाषा और विकास यानी विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, या वाइगोत्स्की ने कहा है। सी ऑप्शन है भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। सी ऑप्शन है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी एफ स्किनर। डी ऑप्शन है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। तो युग्म के सही होने की संभावना सबसे जो कम है
तो वो आपकी बीएफ स्किनर यानी तीसरा ऑप्शन सही है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है बीएफ स्किनर, इसकी संभावना सबसे कम है सही होने की। 26वां प्रश्न है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ए ऑप्शन है जेंडर भूमिका दबाव, बी ऑप्शन है जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, सी ऑप्शन है जेंडर भूमिका नैदानिक, डी ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृद्धि। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई जो विशिष्टताएं कहलाती हैं, तो वो आपकी जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता कहलाती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों की जोड़ी बनाई जा सकती है। बी ऑप्शन है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। सी ऑप्शन है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक क्लास में रखना चाहिए ताकि तब वैमन्य यानी वह भिन्न से बचा जा सके। डी ऑप्शन है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। 28वां प्रश्न है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्शन है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। बी ऑप्शन है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। सी ऑप्शन है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। 28 का जो आंसर है वो सी है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेते रहना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही है। 29वां प्रश्न है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान है? पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन आकलन, बी ऑप्शन है सीखने के लिए रूप में आकलन, सी है कि आकलन और सीखना, डी ऑप्शन है सीखने का आकलन। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह सीखने के लिए आकलन है। क्या है? सीखने के लिए आकलन है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न होगा आपका। 30वां प्रश्न है कि अंतरपरक अनुदेशन है, यानी जो अंतरपरक अनुदेशन है वो क्या है? ये ऑप्शन है क्लास में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। बी ऑप्शन है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। सी ऑप्शन है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो डी का आंसर बताइए। 30 का आंसर डी ही है। क्या है? डी, कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।